उत्तर प्रदेश पीएससी के द्वारा अभी जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था उसके ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के सॉल्यूशन ये आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। पर ये सॉल्यूशन तो तुमको यूट्यूब पे खूब सारे मिल जाएंगे, क्या ज़रूरत है इस वीडियो को देखने की। तो मैं आपको एक बहुत स्पष्टता से बता दूं बात कि यहाँ सिर्फ हम सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में जो आए हुए उनको एनालिसिस करने का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आप स्ट्रेटेजी जो इधर उधर देखते हो सब्जेक्ट वाइज, वो कई बार काम की नहीं होती हैं। आप हर क्वेश्चन के साथ उस टॉपिक को पढ़ने के तरीके को देखो, वो ज़्यादा काम का है। तो आज के जितने भी आप यूट्यूब सेशन देख लीजिए, आज के इस सेशन में सबसे अलग जो चीज़ है जो आपको एक्चुअल में काम आएगी वो ये आएगी कि सॉल्यूशन तो अपनी जगह है, वो तो आप खुद भी आंसर्स देख सकते हो, बट हर टॉपिक को अपनी सेल्फ लर्निंग में रिवीजन में कैसे टैकल करें वो ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ का एनालिसिस मैं आपको यहाँ पर कराने आया हूँ, क्योंकि कई बार इस एग्जाम से हमें फिर से बता दिया है कि देखो आप ऊपर पढ़ के कोई फायदा नहीं है, ऊपर ऊपर पढ़ लिया काम खत्म। ठीक से चीज़ें समझनी होंगी, चीज़ें याद करनी होंगी, एक एक क्वेश्चन के हम पैटर्न को समझेंगे और देखेंगे किस तरह से इस तरह की प्रिपरेशन पे काम किया जा सकता है। तो इस वीडियो को देखने का एकमात्र जो अपना वो है मेन मोटिव कि हर क्वेश्चन के साथ हम अपनी प्रिपरेशन को किस दिशा में ले जाएं और कहाँ कमी है वो चीज सिखाऊंगा मैं। एनालिसिस आंसर तो सब अपनी जगह है, और टेस्ट जब हम देते नहीं है ना तो सबसे बड़ी समस्या यही तो है, टेस्ट देना से ही हमें चीजें समझ आती हैं, हमारी गलतियां। इस एग्जाम से काफी लर्नर्स को समझ आया कि यार मेरी प्रिपरेशन कहाँ है। इसलिए समय समय पर अनअकैडमी आपको एक फ्री टेस्ट का हमेशा जो है एक मौका देता है। यूसीएससी अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट इस साल का आखिरी टेस्ट हो रहा है, नीचे लिंक है, जाओ अभी एनरोल करो आप। कारण ये है कि आप अपनी प्रिपरेशन को हर टॉपिक से यहां पर देख पाओगे, रैंकिंग देख पाओगे, लाइव रैंकिंग हो गई है, बहुत सारे बच्चे देते हैं एग्जाम, तो आपको खुद को अपनी स्थिति समझ आ जाएगी। स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, लैपटॉप, स्मार्टफोन, गिफ्ट वाउचर, ये सब चीज मिलेगी आपको। तो आपको अभी जाके इसको एनरोल कर लेना है, नीचे लिंक मिल जाएगी, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन लेकर तो आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। मेरा डिस्काउंट कोड SGYT10, इसका आप इस्तेमाल करें जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसका आंसर तो इनफैक्ट आपको पता रहेगा, जो भी आंसर है क्वेश्चन को देख के समझिए आप कि वो आपसे कह रहा है कि माउंटेन्स को आपको अरेंज करना है। अब जब मैं माउंटेन्स में जाऊंगा तो मुझे काराकोरम मिल जाता है, तो चलो समझ आता है बात कि भाई ये तो चलो प्यारे भारत का है, ये तो याद हो जाता है। पॉन्टिक, ये तुर्की का माउंटेन। भाई साहब आप वर्ल्ड मैप एक बार क्लासेस देखिए, जब उसमें पढ़ते समय तो ऐसा बोर सा हो जाता है व्यक्ति कि अरे पता नहीं सर क्या क्या पढ़ा रहे हैं, बट अब देखो कहां से आया है ये क्वेश्चन उठा के इन्होंने। ठीक है, हिंदू कुश, जैग्रोस, चलो ठीक है, मैच द कॉलम भी होता तो भी चल जाता। अब वो क्या कह रहा है, करेक्ट ऑर्डर। सीखने को ये मिलता है इस क्वेश्चन के कि मैप में आप कुछ भी पढ़ो तो आपको दो व्यू समझ में आने चाहिए। पहला व्यू क्या आना चाहिए, पहला व्यू कि तुम्हें याद हुआ कि नहीं। सबसे पहला सवाल, याद हुआ कि नहीं, हाँ याद हो गया। अब वर्ल्ड मैप के सामने तुम उस चीज को देख पा रहे हो कि नहीं। आपको पॉन्टिक याद हो गया तुर्की में है, आपको हिंदू कुश याद हो गया कि भैया अफगानिस्तान के क्षेत्रों में जा रहा है, आपको जैग्रोस समझ आ गया कि अरे ये तो ईरान के क्षेत्रों में उधर देखने को मिल जाएगा मुझे। पर आपको ये याद आ रहा है वर्ल्ड मैप में कहां है। आपने मान लो 5 नदियां पढ़ी, तो नदियों को मैप में इमेजिनेशन आपको आना चाहिए, नहीं कि किताब से लाइन पढ़ ली, अंडरलाइन कर लिया, ये कर लिया मार्क। क्यों कराता हूं मैं बार बार पोलिंग क्लास में, जब शाम को 7 बजे फ्री क्लासेस में आप आते हो अनअकैडमी में, तो पोलिंग में इसीलिए बस कराता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादा तनाव न लें। क्योंकि यदि आप रट के भी जाओगे और यदि एरियल व्यू नहीं है ऊपर से पूरा वर्ल्ड मैप का कि भाई कहां पर क्या क्या है, 5 पर्वत मैंने बोल दिए तो खट 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 समझ में आना चाहिए यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन से हमें ये लर्निंग मिलती है कि जब हम मैप पढ़ें तो उसकी 2 बातें हमेशा याद रखें कि जो भी आप पढ़ रहे हो, वेदर रिवर, माउंटेन, लेक्स, कुछ भी, अभी सर्च करो वर्ल्ड ज्योग्राफी या वर्ल्ड मैपिंग बाय सुदर्शन गुर्जर, आपको मिल जाएगी सीरीज यूट्यूब पे। उसमें भी हमने यही काम किया है कि हमने पहला काम है याद किया है और दूसरा काम जो है वो उस चीज को, उसके एरियल व्यू को समझा है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखना। बाय द वे इसके आंसर की तरफ यदि हम जाएंगे तो हमें मालूम है कि इधर हमें काराकोरम मिलता है, इधर हिंदू कुश मिलता है, इधर जैग्रोस मिलता है, इधर पॉन्टिक मिलेगा। इधर की तरफ हम लोग जाएंगे तो फिर बस ऐसे चलेंगे हम। उधर से बोल रहा है वो वेस्ट टू ईस्ट, तो वेस्ट टू ईस्ट में सबसे पहले 2 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, उसके बाद में हिंदू कुश आ जाएगा और उसके बाद में काराकोरम आ जाएगा। तो 2 4 3 1 तो चलो ठीक है। मतलब सीधी सी बात है, अब पहले पॉन्टिक आ गया टर्की में, फिर जैग्रोस आ गया आपका ईरान में, ठीक है,
फिर आगे हिंदू कुश आ गया अफगानिस्तान के क्षेत्रों तक, फिर काराकोरम आ गया भारत में। तो इस तरह का सीक्वेंस रहेगा, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रख लेना मैपिंग में। तो इधर से पहले पॉन्टिक आ गया और यहाँ आ गया आपका जैग्रोस, यहाँ हिंदू कुश और ये काराकोरम, इधर से आओ आप। तो इस तरह का ये सीक्वेंस रहेगा। मैं इस मैप की बात कर रहा हूँ कि एरियल मैप में हमें चीजें समझ आनी चाहिए भैया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर डायरेक्शन इज नॉट करेक्टली मैच। अब देखो सर, अब नदी तो अब तक पढ़ लिया, मान लो कि नदी कहाँ है, ये वाली कंट्री में, ये स्टेट में है। प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, डायरेक्शन पता होनी चाहिए। अब जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मान लो कुछ भी नहीं पता है हमने को, मेकोंग सुन रहे होते हैं हम कई बार, तो मेकोंग ऐसे चाइना से आ रही होती है, फिर म्यांमार, म्यांमार के बाद में लाओस, थाईलैंड, देखा होगा आपने जी सर, फिर नीचे वियतनाम, ऐसे ऐसे जा रही होती है कुछ ये रिवर, इधर इधर मेकोंग की बात करूं मैं तो। अब देखना आप, ये डायरेक्शन सेंस हो गया अपना नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब ये रिवर कुछ इस तरह से जाती है, मतलब साउथ ईस्ट की तरफ जा रही है पर इसने क्या लिखा है, साउथ वेस्ट, मतलब ये नदी ऐसे नहीं जा रही होती है चारों नदी हालांकि आपके लिए लाया हूं मैं, तो ये नदी को मैं बता रहा था कि इधर ये देखोगे तो ये कैसे जा रही है, साउथ और ईस्ट की तरफ जा रही है, पर उसने वहां लिखा है साउथ वेस्ट। तो मेकोंग तो आंसर हो गया, लेकिन फॉर योर इंफॉर्मेशन हमें मालूम होना चाहिए कि जैसे इंडिया का नॉर्थ, उधर इंडिया के नॉर्थ में ताजिकिस्तान, उधर किर्गिस्तान, अब ये सिर दरिया, सिर दरिया को देखो किधर जा रही है, ऊपर होता है नॉर्थ, इधर होता है वेस्ट, ऐसे जा रही है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रही है ठीक है। अमूर को देखोगे तो थोड़ा ईस्टर्न साइड है, और इधर इधर से भी देख सकते हो या इधर से भी देख सकते हो आप। तो ये तो भी यदि आप क्वेश्चन में जाएं तो नॉर्थ ईस्ट इसने लिखा हुआ है, इसलिए ये वाले हिस्से को देख के कंसिडर कर लो तुम। इसके बाद में अंगारा रिवर भी नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो इसीलिए मेजर हम आंसर साउथ वेस्ट इधर की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये रिवर इधर ना जाते हुए साउथ ईस्ट की तरफ जा रही होती है। सो आंसर यहाँ पे हम लोग ये वाला लगाएंगे, मेकोंग नदी वाला। अब इससे हमें क्या सीखने को मिला कि रिवर सिर्फ ऊपर ऊपर मत पढ़ो, रिवर का भी व्यू पता होना चाहिए, कहाँ किसके बाद ईस्ट से वेस्ट का अरेंजमेंट, उनका रिवर का माउथ, नदी कहाँ एंड होती है, कहाँ से शुरू हो रही है। कई बार तो ओरिजिन चलो ठीक है काम का हुआ भी नहीं हुआ, लेकिन एंड वाले क्वेश्चन तुम्हें कई बार मिल जाएंगे कि जाती कहाँ है, एंड कहाँ हो रही है रिवर। ठीक है, मल्टीपल रिवर्स हैं, तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं रशिया में जाऊं तो मुझे ओब नदी मिल जाती है, फिर बोले येनेसे रिवर मिल जाती है, फिर मेरे को मान लीजिए लीना रिवर मिल जाती है। तो मुझे ये सीक्वेंस पता होना चाहिए, मुझे पैटर्न समझ में आना कि यार नॉर्थ में जा रही है, मुझे पता होना चाहिए रशिया में है, मुझे पता है कि आर्कटिक ओशियन में जाना चाहिए। ऐसा एक पूरा एरियल व्यू आपको मैपिंग में चाहिए, तब जाके क्वेश्चन इसके सॉल्व होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंट्री ऑयल फील्ड इज नॉट करेक्टली मैच। जी हाँ, तो इसमें क्या है, जैसे जुबैर, किरकुक, मौसूल, ये कई बार हम मैपिंग में ऐसे वर्ड पढ़ रहे होते हैं, दहरन ये न्यूज में रहता है कई बार। तो अब ये कुछ बच्चे प्लस में पढ़े हुए हैं, हालांकि ये 2-3 प्लेसेस तो यहाँ पे एक बार हम नफ्त शाह वगैरह पढ़ते हैं, वैसे हफ्त करके है कि ये, तो इसमें कुवैत आंसर मतलब यही होना चाहिए। बाकी मैं इसकी लोकेशन आपको बता देता हूँ कि ये जो कशगान फील्ड है, कशागन फील्ड जो है वो कजाकिस्तान का पोर्शन है, कैस्पियन सी में ऑफशोर ऑयल फील्ड है, उसके लिए फेमस है ये। बाय द वे हफ्तकेल जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड ईरान की है, ये भी आप याद रख सकते हो। सो कुवैत को हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे कि ये नहीं है, ये हमें जो जाएगी कजाकिस्तान की तरफ जाएगी। कुवैत में अल बुरगान, बुरगान करके एक अच्छी बड़ी फेमस वो है, क्या कहते हैं, ऑयल फील्ड, उसको आप याद रख सकते हो। ठीक है, और ये धहरन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, किरकुक, जुबैर, मौसूल, रुमैला, ऐसे नाम इराक के भी हैं। ठीक है, सऊदी अरब में जाएंगे तो दहरन हो गया, उसके बाद में यहाँ पर बुकियाक, खुरैस, ऐसे नाम भी अक्सर न्यूज़ में बने रहते हैं, एक बार ड्रोन अटैक वगैरह भी हो गए थे। अगला सवाल, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। मुझे अभी भी याद है शाम को फ्री सेशंस जो होते थे स्पेशल क्लास के, उसमें हम लोगों ने ये टॉपिक डिस्कस किया हुआ है, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। देखो क्या होता है, ज्योग्राफी में एक अच्छी चीज़ है कि क्लाइमेट के नाम जहाँ पर बेस्ट डेवलप होते हैं, जहाँ पर बेस्ट डेवलप होते हैं वहाँ से उनका नाम हो जाता है। अब ये कह रहा है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, तो ये मेरे लिए पहचान हो गई कि
मेडिटेरेनियन ओशियन के मेडिटेरेनियन सागर या भूमध्य सागर को लेकर वो सवाल पूछना चाह रहा है। अब वो क्या कह रहा है, इट रिसीव्स रेनफॉल इन विंटर सीजन, की ठंड में बारिश होती है। ठीक है, ये एक फैक्ट भी है और मान लो इसको, अभी मैं सिखाऊंगा वैसे भी। और विंटर सोलिस्टिस में एयर प्रेशर शिफ्ट हो जाता है साउथ की तरफ। देखते हैं क्या है ये। सबसे पहले तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट पढ़ रहे थे ना हम, तो मेडिटेरेनियन सागर दिख गया, मतलब वो स्पेशली इन जगहों के बारे में बात कर रहा है कि यहाँ पे बारिश कैसे होती। सबसे पहला काम मैं करूंगा, इक्वेटर बना लूंगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब ध्यान से सुनना, आपको यदि थोड़ा बहुत विंड का आइडिया हो तो इक्वेटर पे लो प्रेशर होता है। इक्वेटर पे क्या होता है, लो प्रेशर होता है। ठीक है, ओके। विंड वाले चैप्टर आपने पढ़े होंगे, तो यहां पर विंड चलती है ईस्टर्ली विंड। ठीक है, कौन सी विंड चलती है, ईस्टर्ली विंड चलती है। डन। अब ईस्टर्ली विंड तो चल रही है, और फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं मार्क कर देता हूं, इधर ऊपर चलती है वेस्टर्ली। वेस्टर्ली। अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो प्रेशर है यहां पर, लो प्रेशर किसके अकॉर्डिंग बना है, तो सनलाइट के अकॉर्डिंग। हम मानते हैं कि सूर्य जो है सबसे ज्यादा गर्मी इक्वेटर पर दे रहा होता है। अब लेकिन जून के समय क्या होता है, सनलाइट ऊपर आ जाता है। गर्मी जून के दौरान सनलाइट नॉर्थ में आता है, तो प्रेशर भी नॉर्थ में आ जाता है। अब गर्मियों में क्या होता है कि ध्यान देना, गर्मियों में ये जो विंड है, अब जैसे लो प्रेशर ऊपर आ जाएगा तो ये विंड भी यहां आ जाएगी। गर्मियों में विंड नॉर्थ में शिफ्ट हो जाती है। हर चीज, जैसे सनलाइट नॉर्थ में गया, प्रेशर नॉर्थ में, विंड नॉर्थ। ठीक है। अब तुम मेडिटेरेनियन वाले एरिया को देखो। मेडिटेरेनियन वाला जो एरिया है, इसमें विंड इधर से आ रही है, लैंड से आ रही है, धरती से आ रही है। अब धरती पे तो वैसे ही पानी नहीं रहता, तो हमेशा याद रखना मेडिटेरेनियन में समर में बारिश नहीं होती, समर में नो रेन। अब क्यों नहीं होती, क्योंकि विंड कौन सी आ रही है, ईस्ट से आ रही है, लैंड से आ रही है, ऑफशोर आ रही है। अब विंटर सीजन आएगा। विंटर सीजन मतलब क्या, खुद सोचो, आप शांति से ऑब्जर्व करो। हमें ठंड कब लगेगी भारत में, जब सन हमसे दूर हो जाएगा। अब जैसे समर में ऊपर आया था, विंटर में सनलाइट नीचे जाता है, तो ये लो प्रेशर, ये वाला जो लो प्रेशर है नीचे आ जाता है, इक्वेटर के नीचे आ जाता है। तो ये जो विंड सिस्टम जो ऊपर शिफ्ट हुई थी, ये थोड़ी सी नीचे आ जाती, ये नीचे आने लगती, इसको इक्वेटर को इसको क्रॉस कर लेती। अब जब ये वाली विंड ध्यान से सुनना, ये सारी विंड जो इक्वेटर से जो ऊपर चली गई थी, वो अब नीचे आ गई। तो हमारी ये ऊपर वेस्टर्ली वाली विंड, ये भी सब नीचे आएगी सर, सिस्टम पूरा नीचे आ जाएगा। तो देखो आप समझो आगे। अब ये विंड जो है यहां आ गई, सीधी सी बात है। ज्यादा इसमें अभी क्या है, एकदम अभी इतना तो टाइम नहीं है अपने पास, ये एक एक घंटे के टॉपिक है, या तो फ्री क्लासेस में जाके आप समझ लो मान अकेडमी। बट आपको मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ। सन जिधर जाएगा ना, उधर सब सिस्टम जाता है। अभी सनलाइट साउथ में जा रहा है, ठंड में नीचे जा रहा है, तो ये विंड भी नीचे आ जाएगी। नीचे आने से आप देखो, ये मेडिटेरेनियन एरिया कौन सी विंड में आ गया, वेस्टर्ली विंड में आ गया। अब ये विंड कहां से आ रही है, अटलांटिक ओशियन से आ रही। पहले क्या था, इधर से आ रही थी विंड गर्मियों में, तो गर्मियों में विंड इधर से आने के कारण लैंड से पानी नहीं आ रहा है, लेकिन इधर समुद्र से आ रहा है, तो विंटर में रेनफॉल होता है यहाँ पे, कारण विंड के शिफ्ट होने से। तो यहां पे देखो, इट रिसीव्स रेनफॉल इन विंटर सीजन, वो भी बता दिया मैंने, वेस्टर्ली के कारण होता है। और ड्यू टू विंटर सॉलिस्टिस, अब देखो विंटर सॉलिस्टिस, विंटर सॉलिस्टिस मतलब सनलाइट नीचे चला गया, तो प्रेशर भी नीचे चला गया, तो पूरा विंड बेल्ट जो है पूरा सब कुछ नीचे साउथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो सन के साथ का कनेक्शन है, यहां पर हमें दोनों आंसर्स, दोनों स्टेटमेंट सही मानने होंगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। अब इससे मुझे लर्निंग ये मिली, फिजिकल ज्योग्राफी को आप ऐसे हल्के में नहीं लेना, नहीं तो आज अभी एक दो क्वेश्चन और दिखाऊंगा मैं। कॉन्सेप्चुअल पार्ट है ये, थॉट इसमें जो है यूपीएससी की जो पढ़ाई हो रही होती है, यूपीएससी का जो एग्जाम हो रहा होता है, उसी स्तर पे हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। जी सर, मतलब आप सोचो कि मैं ऊपर पर पढ़ के थोड़ी बहुत हवाबाजी हो जाएगी, कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। सो इस चीज को ध्यान रखना है आपको, इसे दोनों को अच्छे से याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अब वेस्टर्न यूरोप पे आ गया वो, वेस्टर्न यूरोप मतलब इधर ये ऊपर वाला हिस्सा। यहां पे वो कह रहा है कि यहां पे रिसीव्स रेनफॉल इन ऑल मंथ। हाँ, एक खास बात है यूरोप की कि लगभग साल भर यहां पर बारिश जो है वो हम मान के चलते हैं,
कंसिडरिंग कि यहां पर हम कौन सा क्लाइमेट मान रहे हैं, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, जीसी लियोंग बुक में मिल जाएगा आपको। तो ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट के हिस्से में यदि हम लोग देखें तो हमें यहाँ पर साल भर बारिश जो है वो देखने को मिल जा रही होती है। अब साल भर बारिश देखने को तो मिल गई, लेकिन कारण क्या है ये भी देखो, तो लोकेटेड इन द बेल्ट ऑफ वेस्टर्लीज। अब देखो लॉजिक समझो आप, यदि ये क्षेत्र, अब यहाँ वेस्टर्ली आती है वैसे भी, अब ये वेस्टर्ली विंड कहाँ से आ रही है, ओशियन से आ रही है, तो ये साइक्लोन भी ले आएगी, टेम्परेट साइक्लोन, पानी का असर भी होगा, थोड़ा सा मॉइस्चर भी होगा। तो आप खुद भी शांति से सोचो जरा, बिल्कुल आराम से सोचो कि यदि वो आपसे कहे, आराम से शांति से समझना है कि खुद भी मतलब वेस्टर्ली से ये सब चीजें आ रही हैं, तो फिर क्या होगा, वेस्टर्ली मतलब पूरा पानी जो है वो सब कुछ लेकर आ रही है, बिल्कुल ठीक बात है। तो इस बात को जो है थोड़ा सा अपने को अच्छे से याद रखना है, भूलना नहीं है कि जब इधर से पूरा मॉइस्चर, अब यदि ये विंड इधर से आती तो मैं नहीं बोलता कि बारिश होती, लैंड से कभी नहीं होगी, समुद्र से आ रही। तो दो कारण ध्यान रखना, यदि वो आपसे पूछे कभी कि यूरोप में वेस्ट साइड में, अच्छा सिर्फ यूरोप में नहीं, आप इधर का वेस्ट ले लो, इधर का वेस्ट ले लो, साउथ में इधर इसी लैटिट्यूड पे वेस्ट ले लो, नहीं तो कुछ बच्चे कहेंगे वेस्ट में तो डेजर्ट होते हैं, बट वो लैटिट्यूड चेक करो आप, वो 0 से 30 तक की बात होती है। अभी आप जो लैटिट्यूड हम बात कर रहे हैं 45 से 60 के बीच में मैं समझा रहा हूँ आपको। तो जहां पर वेस्टर्ली विंड के कारण समुद्र से आने वाली ये विंड होती है, पछुआ पवने जिसे हम कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ लो। वेस्टर्न यूरोप रिसीव्स रेनफॉल इन ऑल मंथ और इट इज इन द बेल्ट ऑफ वेस्टर्लीज, यस दिस इज करेक्ट। तो इसके लिए हम बोथ 1 और 2 पे जाना चाहिए हमें, ठीक, ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे, अपर गैंजेटिक एग्रो क्लाइमेटिक रीजन, देखो एग्रो क्लाइमेटिक है ना। अब एग्रो क्लाइमेटिक शब्द को समझो जरा शांति से, मतलब भारत को हमने अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया है, स्पेशली एग्रीकल्चर और क्लाइमेट के कॉम्बिनेशन से, कि क्लाइमेट के हिसाब से अलग अलग एग्रीकल्चर के रीजन्स भारत में कहां पर किस प्रकार के होंगे। आप थोड़ा इस चीज को लॉजिकली सोचो। अगर मैं भारत को क्लाइमेट के हिसाब से वहां पर ये सब चीजें बता दूं कि यहां पर कितनी इरिगेशन है, कहां पर कितना टेम्परेचर है और वहां पर क्रॉप्स कौन से होने चाहिए, तो हमें और थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। मतलब सरकार जब ये इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सारी चीजें हम कर रहे होते हैं, तो हमें वहां के उन रीजन्स में क्या और इंप्रूवमेंट करना है वो पता लग जाता है। तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स अक्सर हम देखते हैं तो करीब करीब आपको पूरे 15 जोन्स देखने को मिलते हैं, टोटल 15 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 15 जोन्स में डिवाइड करने से मतलब आप ये समझना कि हमने क्लाइमेट, अब ये इतने जोन क्यों बना दिए, तो कारण उसका है कि इंडिया इतने अलग अलग लैटिट्यूड पे है, मानसून हर जगह एक जैसा नहीं है, टेम्परेचर हर जगह एक जैसा नहीं है, लैंडमास एक जैसा नहीं है, सॉइल एक जैसी नहीं है। तो एग्रीकल्चर जो क्लाइमेटिक से इन्फ्लुएंस से जो अलग अलग मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कि टेम्परेचर के हिसाब से जो सब कुछ चीजें जो है बदल गई हैं, उसके हिसाब से हमने डिवीजन किया है। तो उसमें जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, बोला है अपर गैंजेटिक एग्रो क्लाइमेटिक रीजन। तो अब अपर गैंजेटिक मतलब गंगा का ऊपरी वाला जो क्षेत्र जो है उसको अपर गंगा वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन जिसमें वेस्ट यूपी या नॉर्थ यूपी वाला ये वाला जो एरिया है वो कवर हो रहा होता है, ठीक है। अब उसको लेकर बात कर रहा है वो। अब उसमें क्या बोला है, द रीजन एनकम्पासेस सेंट्रल एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। हाँ तो ठीक है, सेंटर और वेस्टर्न उत्तर, वेस्ट यूपी जहाँ एग्रीकल्चर वगैरह खूब होता है, यहाँ कैनाल्स हैं, पानी वानी खूब है, बढ़िया सब कुछ व्यवस्था है यहाँ पे, उस जगह के बारे में बात कर रहे हैं। अब वो कह रहा है दिस रीजन हैज मोर देन 130% इरिगेशन इंटेंसिटी एंड 140% क्रॉपिंग इंटेंसिटी। देखो पहले तो आप समझ लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होता है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मतलब, तुम अभी मतलब आसान शब्दों में, ज्यादा फॉर्मूले में नहीं जा रहा हूं, आपको समझ में आया उतना समझा रहा हूं, कि मान लो आपके पास एक लैंड मास है, ठीक है, और उसमें मान लीजिए आपने एक बार फसल लगा दी, तो वो चीज हो गई कि भैया आपने उसका 100% यूज कर लिया, पर फिर आपने उसमें एक बार और लगा दी तो आपने उसकी इंटेंसिटी और क्या कर ली, बढ़ा दी। ऐसे इरिगेशन का भी है। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मतलब समझना है कि हाउ मेनी क्रॉप्स अ फार्मर ग्रोज ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इन अ ईयर। मतलब सीधी सी बात है, कितने क्रॉप्स तुम बार बार लगा रहे हो, जितनी बार लगा, मतलब जितनी ज्यादा इंटेंसिटी, इसका मतलब समझना उतनी बार फसल ज्यादा लग रही है, 2 बार 3 बार ऐसे।
और ये तभी हो पाएगा ना जब उतनी इरिगेशन अवेलेबल होगा, सिंचाई वगैरह होगी, सारी व्यवस्था होगी। इसका मतलब क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है, गहनता जो है, वो ये इंडिकेट करती है हाउ इंटेंसिवली द एग्रीकल्चर लैंड बीइंग यूज्ड, लैंड इज बीइंग यूज्ड, मतलब कितनी वो खेती का इस्तेमाल किया गया है, वो उसकी इंटेंसिटी को दिखाता है। तो ऐसा माना गया है कि करीब करीब जो है, अच्छा ऐसे ही सेम क्या है, इरिगेशन इंटेंसिटी भी है कि कितना इरिगेशन जो है उस क्रॉप को उगाने के लिए कितनी बार, मतलब कितने क्रॉप्स में इरिगेशन यूज किया जा सकता है। तो बेसिकली टोटल इरिगेटेड लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स मोर देन वंस इन अ ईयर। तो ये देखो, अब ये बोल क्या रहा है 140%। अब देखो 100% आप ऐसा समझ लो, 100% मतलब एक बार तो यूज कर ही लिया। अब उससे ज्यादा हो गया तो भाई मान के चलो कम से कम मिनिमम 2 बार तो इन्होंने फसल लगाई है, मैक्सिमम लोग कहीं 3 भी लगा देते हैं, कहीं 1, तो वो एवरेज निकाल लिया। तो आप ये परसेंटेज को देखो कि इससे ये पता लगता है कि यहां पर सिंचाई की व्यवस्था भी बहुत है और क्रॉपिंग भी, मतलब लैंड को बहुत यूज किया जा रहा है। तो अब ये कारण क्या है, तो भैया इसका कारण ज्योग्राफी का है, क्योंकि यहां पर सॉइल तो एलुवियल है ही है, और क्लाइमेट की अवेलेबिलिटी, नदियां हैं, पेरेनियल रिवर्स हैं, सदाबहानी नदियां हैं, फिर तो क्या पूछो। तो याद रखना हमेशा कि वहां पे 75 से 150 सेंटीमीटर बारिश हो रखी है। इसके बाद में लगभग 131% और 144% क्रॉपिंग इंटेंसिटी है। जी हाँ, तो इन सब चीजों को जो है थोड़ा सा याद रखना। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ये दोनों बातें सही हो रखी हैं, तो इसके लिए हम आंसर इसमें दोनों रखेंगे, बोथ 1 और 2। तो इस चीज को अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, एक बार जरा चेक कर लो नोट्स क्या क्या बनाए आप लोगों ने। डन, क्लियर हो गई बात। तो इरिगेशन इंटेंसिटी में भी कंफ्यूज मत होना, मतलब हाउ मच ऑफ द टोटल इरिगेटेड लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स मोर देन वंस इन अ ईयर, मतलब सिंचाई वाला क्षेत्र है और उस सिंचाई वाले क्षेत्र में आपने कितनी बार फसल लगाई है, मतलब सीधी बात है उतनी आपने इरिगेशन का इस्तेमाल किया है। तो 100 से ज्यादा मतलब ऑफ कोर्स उसका बहुत ज्यादा यूज हुआ है। ऐसे और भी फिर क्षेत्र अपने जो है बाकी जगह आप जब देखोगे तो सबसे बड़ा चेंज आएगा इरिगेशन का और वहां के क्लाइमेट का, इसलिए इतने हिस्से हमको करने पड़ गए। अब ये सवाल मुझे ऐसा सवाल लगा था कि मतलब आपको एकदम क्लैरिटी है तो ज्यादा इसमें करो, यदि माइनस मार्किंग में नहीं तो दिक्कत होगी। पर इसमें थोड़ी बहुत आप मतलब यदि लॉजिक लगाना भी है, बट जरूरी नहीं है कि वो सबसे हो पाएगा। इसमें आपने खूब पढ़ा हो तब की बात है, मतलब यदि इनकी थोड़ी बहुत लोकेशन पता है आपको तो फिर आपका काम इसमें बन जाना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग बड़ा लाचला को देखें, ठीक है, बड़ा लाचला वाला जो है, बड़ा लाचला पास जो है हमारा हिमाचल में है। इसकी यदि लोकेशन आप देखोगे तो एकदम ग्रेट हिमालय लेसर के एकदम नजदीक है वो, मतलब इसकी हाइट थोड़ी ज्यादा ही रखना होगा हमें। ऐसे ही सेम कहानी रोहतांग इसके नीचे है तो रोहतांग को उससे थोड़ा सा हम छोटा रखेंगे। देवसा भी एकदम ऊपर देखने को मिलेगा हिमाचल में, तो और उसकी हाइट हम ज्यादा मानेंगे। एग्जैक्टली और बनिहाल तो जो है इधर थोड़ा हमको जम्मू कश्मीर में यहाँ मिल रहा है तो कम हाइट की तरफ रखेंगे इसको। तो देवसा जो है ये बिल्कुल सही जा रहा है, ये लगभग जो है सही जा रहा है, रोहतांग लगभग इसका फैक्ट ही है। बट ये वही बात मैं आपसे कर रहा हूँ, फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे आपको इसमें। अब इसका प्रिपरेशन में हम ये जरूर कर सकते हैं कि कुछ हमारे जो बेसिक पासेस हैं कॉमन वाले जो हैं उनके हिसाब से उनकी भी एक एक बार यदि आप हाइट देख लेंगे तो भी काम हो जाना चाहिए। फॉर यूर इन्फॉर्मेशन अगर नोट्स बनाने भी हैं आपको तो फिर मैंने ये कंटेंट आपके लिए ले आया हूँ कि बनिहाल पास लगभग 2832 के आसपास है, ये वाला जो है सेम डी बिल्कुल एज इट इज मैच हो रखा है। देवसा पास जो है आपको कुल्लू स्पीति वाले रीजन में देखने को मिल रहा है और हाइट उसकी काफ़ी ज़्यादा है 5000 के आसपास। रोहतांग ये है, तो इसका ओवरऑल आंसर हम लोग ए को 1 दे देंगे, डी को 4 दे देंगे, बी को 3 दे देंगे और सी को 2 दे देंगे। इस तरह से इसका आंसर हम लोग कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े अगले सवालों की ओर। अब आगे शब्द कह रहा है जूट इज एन इंडिजिनस प्लांट ऑफ इंडिया। जूट इज खरीफ क्रॉप सोन फ्रॉम फरवरी टू जून एंड हार्वेस्टेड फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर। जी सर, तो कोशिश करिए भैया इसका क्या आंसर होना चाहिए, शांति से एक बार
ऑब्जर्व कर लो सब लोग, जरा इंतजार कर रहा हूं मैं आपका तब तक। अब आप खुद सोचो कि कोई प्लांट मान लो किसी जगह का इंडिजिनस है, तो उसका एकदम डायरेक्ट कारण ये नहीं है कि वो इस समय बोया जाता है तो इस समय लगाया जाता है करके, उसका एकदम रीजन तो नहीं होगा। तो जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जूट एक इंडिजिनस प्लांट ऑफ इंडिया है, तो हाँ काफी हिस्ट्री है इसकी बहुत बड़ी, तो ये तो असर्शन तो सही है, बट उसका कारण ये नहीं कि इस समय उगाया जाता है। है ना? तो इस चीज को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है। और तो इसको रीजन को हम करेक्ट नहीं मान रहे हैं ना, इस बात को ध्यान रखना। तो इसका आंसर तो जो है दोनों हम सही बोल सकते हैं, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो सोचो कि वो हो जाए तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बट अच्छा ध्यान रखने वाली बात है कि जूट पर्टिकुलरली थोड़ा सा जल्दी हम लोग लगाने का प्रयास कर रहे होते हैं, नहीं तो कुछ एकदम जो खरीफ फसल को आप देखोगे तो वो जून जुलाई से कहानी को शुरू कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ को भी थोड़ी ध्यान रखना है। तो इसमें हम ये आंसर रखेंगे, आर इज नॉट द करेक्ट आंसर। बाय द वे आप मुझे स्टेट बता सकते हो क्या भारत में? और एक भारत का एक पड़ोसी देश है वो बहुत ज़्यादा जूट में भी आगे है, तो दो नाम मुझे चाहिए, एक स्टेट और एक पड़ोसी कंट्री, कमेंट में। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच रिगार्डिंग पेक्युलरिटीज ऑफ रामगंगा प्रोजेक्ट? अब इसमें जो है ना, मतलब चलो ये तो चलो ठीक है, मेगावाट इसका ज़्यादा ही है, एक तो लेंथ में भी इसका इशू है, और ये बहुत ज़्यादा डेटा दे दिया, बड़ा डेटा है ये, मतलब यहाँ दोनों मुझे थोड़े से रॉन्ग लग रहे थे। हाँ बाकी लोकेशन तो वगैरह ठीक है, बट ठीक है अभी बी, आप बी तो बिल्कुल ही साक्षात दिख रहा है, तो 630 मीटर के आसपास कुछ इसकी लेंथ वेंथ है, लेकिन इरिगेटेड एरिया भी इतना नहीं है, मतलब फिर भी चलो बी की तरफ इसको आप ले जा सकते हो। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, रामगंगा रिवर याद रखना है, उत्तराखंड याद रखना है, गढ़वाल रीजन याद रखना है, पौड़ी गढ़वाल, ठीक है, ये थोड़ा सा कम है। अब ये ट्रूली स्टेट पीसीएस वाले सवाल हैं कि मतलब आप उसके आसपास के राज्यों के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। अब क्या है, रेफरेंस टू कल्टीवेटेड एरिया ऑफ सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ कुछ बच्चे एरेबल एरिया से कंफ्यूज हो जाते हैं, वो एरेबल नहीं पूछ रहा है, एरेबल मींस टेम्परेरी, उसमें तो चाइना वाइना को आ गया, या कल्टीवेशन मतलब जो खेती में यूज कर रहे हैं हम बार बार। तो इसको जो आंसर की के अकॉर्डिंग तो ये इन्होंने यूएसए चाइना, उसमें भारत को सबसे ज्यादा रखा है, क्योंकि ज्योग्राफिकल एरिया में भारत को इन्होंने कंसिडर कर लिया है। और भारत का इन जनरल हम ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट देख रहे होते हैं, जिसके कारण वो और मदद ही कर रहा होता है कि साल भर जो है डाइवर्सिफिकेशन क्रॉप में, यदि आपसे पूछूं कि हमारे यहाँ इतना डाइवर्सिफिकेशन क्रॉप्स में क्यों आया, तो उसमें क्लाइमेट एक बहुत बड़ा फैक्टर आएगा, उसमें मानसून की तरफ भी हम लोग कह सकते हैं। तो दोनों मतलब यहाँ पर सही की तरफ जा रहे हैं, तो इस चीज को जो है थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम लोग। देख लो जरा एक बार और आराम से सवाल को। जी हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है ये सवाल काफी बार किया है हमने, जब भी गंगा नदी को पढ़ा है, तो उसमें भी अब ये लर्निंग हमें मिलती कि भाई चीजें याद होनी चाहिए, मतलब आप हवाबाजी नहीं चल सकते इसमें। अब जैसे देवप्रयाग है, तो हमें मालूम है कि भागीरथी नदी जब आती है, जी सर, और मेन नदी है अपनी अलकनंदा, तो भागीरथी और अलकनंदा का कनेक्शन जोड़ दो कहीं, तो भागीरथी और अलकनंदा, तो इसको देवप्रयाग के साथ ले जाओ, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है वो, रुद्रप्रयाग कह रहा है, तो उसमें फिर मंदाकिनी रिवर आ जाएगा, जी सर, मंदाकिनी और अलकनंदा आ जाएगा। उसके बाद में क्या कह रहा है, कर्णप्रयाग, तो कान और पिन हमेशा बताता हूं, अलकनंदा और पिंडार हो गया, तेहरी भागीरथी भीलगंगा हो गया। तो ये मतलब जो है, हाँ, भिलंगा जो पूरा रीजन है, तो ये तो बस हो गया, और क्या मतलब, ये तो सीधा ही सवाल था, वैसे ज्यादा परेशान नहीं होना है इसमें, तो ये लगा सकते हो आप, ठीक है। चेक कर लो एक बार और जल्दी से सब लोग।
तो बिलंगना और अलकनंदा पिंडार, अलकनंदा भागीरथी और ये सब 2413। ए को दे दो 2, बी को दे दो 4। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये कैनाल सिस्टम था, तो जैसे इंदिरा गांधी कैनाल में तो रावी व्यास, सतलज व्यास वगैरह के रीजन जो है ज़्यादा फेमस है ना। उसके बाद में जो बारी द्वाब कैनाल है उसमें आप रावी की तरफ ले जा सकते हो। अब मान लो गुड़गांव है तो यमुना याद आ जाएगा अपने को, और फिर बचा सरहिंद कैनाल तो वो सतलज का हो गया। तो ये भी मतलब जनरल अवेयरनेस वाला सवाल था, जिसमें जैसे अब सतलज है तो सतलज के पास सरहिंद कैनाल आपको याद रखना है इसमें। और रावी रिवर, यदि ये नहीं पढ़ा हो किसी ने तो माधोपुर हेडवर्क्स भी इसके नाम से भी ये चल रहा होता है कई बार। जी सर, ये बिल्कुल पंजाब और जम्मू कश्मीर के नज़दीक आपको देखने को मिलेगा। तो आंसर इसका हम लोग 4123 की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो इसको रखना है अच्छे से ध्यान। आगे बढ़ते हैं। अब नॉट करेक्टली मैच वाली बात है, तो बिहार का कंट्रीब्यूशन राइस प्रोडक्शन में थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, ये नहीं है, मतलब कम ही देखने को मिलेगा थोड़ा सा, मतलब 18-19%। तो अभी जो रिसेंट डेटा आप उपज वेबसाइट जो है सरकारी पर देखेंगे तो स्टेट वाइड प्रोडक्शन जो शेयर है राइस का, स्पेशली यूपी का 18 से 18-18.5% के आसपास है, तो बिहार का वैसे ही कम हो गया। तो ये तो गलत हो गया। स्टेट वेयर राइस इज ग्रोन 3 times a year, वेस्ट बंगाल वगैरह में कई बार केस स्टडीज़ भी देखी हमने, सॉइल जो है वहाँ की सलाइन हो गई है। मतलब जब भी सॉइल प्रॉब्लम्स को पढ़ा जाता है, सॉइल प्रॉब्लम्स, तो उस दौरान जो है कई बार हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि जो सॉइल प्रॉब्लम है, सॉइल प्रॉब्लम, उसमें सॉइल की जो सैलिनिटी है, सॉइल की जो सैलिनिटी है वो क्यों मतलब जो है हमें ऐसा लग रहा है कि बढ़ रही है, तो रॉन्ग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, ओवर इरिगेशन और ये सारी चीज़ों में। तो ये तो चलो ठीक है। उसके बाद में स्टेट विद लार्जेस्ट एरिया अंडर द राइस प्रोडक्शन, ये अभी अपन ने देखा उत्तर प्रदेश है। आइसो हाइट्स दैट डिसाइड वेस्टर्न लिमिट्स ऑफ द राइस प्रोडक्शन, मतलब ये कितना एटलीस्ट बारिश होनी चाहिए, कितना इक्वल अमाउंट की जो बारिश है, मतलब हर जगह जहाँ पर एटलीस्ट 100 सेंटीमीटर की बारिश है उन जगहों पर हमें राइस कल्टीवेशन देखा जाता है। तो ये वर्ड अक्सर तब यूज़ कर रहे होते हैं जब सेम पॉइंट पर जो रेनफॉल की स्थिति को दिख रही होती हैं चीज़ें उसको लेकर। तो ये तो लगभग सही था, तो उसमें एक बिहार वाला पॉइंट थोड़ा सा जो है हमें अलग सा दिख रहा है, बाकी तो लगभग एक जैसे दिख रहे हैं। कॉटन क्रॉप्स, कॉटन तो चलो खरीफ हो गया। कॉटन क्रॉप रिक्वायर्स मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ये भी ठीक है। 50 से 70, अब ये कहीं कहीं आपको 50 to 100 भी दिख जाता है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। बट एक मॉडरेट, ज़्यादा खूब हैवी रेनफॉल नहीं चाहिए मतलब। तो यहाँ पर तो दोनों स्टेटमेंट जो है हमारे लिए सही दिखाई देंगे। अच्छा, कॉटन के मेन स्टेट्स में आपको 3 स्टेट्स बताने हैं जैसे, तो मैं आपसे पूछूं तो कमेंट में आप ज़रूर बताना। अगला सवाल है मिट्टी को लेकर, ये आई थिंक कल ही परसों ही पढ़ रहे थे हम लोग, सॉइल को लेकर आपने देखा होगा, सॉइल सिस्टम। अब इस क्वेश्चन से देखो, सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप तो चलो ठीक है आपने पढ़ लिया कि जो है वो अपनी जगह है, मतलब 40% से ज़्यादा अपने को एलुवियल सॉइल मिल जाता है, फिर हमें रेड और येलो सॉइल मिल जाता है 18-19% तक, वो चलो ठीक है। सवाल ना ये है कि आप अगली लाइन देखो, कितनी गजब की लाइन है कि रेड सॉइल सराउंड द ब्लैक सॉइल इन द साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ डायरेक्ट। मतलब आपको मैप चाहिए, मैप मतलब दिमाग में आपके पूरी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि यार यदि ये काली मिट्टी है, यहाँ पर ये काली मिट्टी है, तो उसका ईस्टर्न साइड वाला, मतलब इसी प्रकार से हम पढ़ते भी हैं मैप से कि ये इधर छत्तीसगढ़ वगैरह का रीजन, ये ईस्टर्न घाट, और ये लगभग कुछ कर्नाटक के रीजन्स में कुछ कुछ जगहों पे हमें पैटर्न जो है वो रेड दिखाई दे रहा है। वो मतलब इस स्तर पे जाने का, हालांकि अब वो कुछ कुछ जो है ज़्यादा ऐसे पॉइंट निकालेंगे तो तकलीफ आ सकती है, क्योंकि एकदम ट्रूली नॉर्थ में तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाती है सॉइल, इधर थोड़ा ईस्टर्न साइड कह सकते हैं, नॉर्थ का हल्का फुल्का नॉर्थ ईस्ट साइड, ठीक है,
चलो ठीक है, साउथ वगैरह भी चल जाता है, ईस्ट भी चल जाता है। तो रेड सॉइल सराउंड्स द ब्लैक सॉइल इन द साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ डायरेक्शन, ये तो सही है। रेड सॉइल डिनोट्स द सेकंड लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप ऑफ इंडिया, ये भी ठीक है। बट ये इससे घिरा हुआ है तो ये दूसरे नंबर पे है, ये तो इसका रीजन नहीं हो सकता। सोचो ना, आप शांति से सोचो एक बार कि कोई किसी से घिरा है इसीलिए उसका सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर हम लोगों को, सो दैट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इनफैक्ट हम कह सकते हैं रीजन उसका ये भी कह सकते हो कि यहाँ पे हमें क्रिस्टलाइन ग्रेनाइटिक रॉक्स का उतना ज्यादा विस्तार दिखता है, तो विस्तार के कारण यहाँ पर सॉइल इतनी बड़ी मात्रा में है। मतलब रॉक जो है वो बेसिक एक कॉज बन सकता है, रीजन बन सकता है कि भैया चट्टान का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर इस तरह से है। होप कि आपको चीजें समझ आ रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेस्ट एनरोल कर लेना भैया यूसीएससी वाला। जी हाँ, राइट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर द फॉलोइंग स्टेट्स इन द ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011। डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में, मतलब पहले बड़ा आएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या तो पता है हमें कहां है, उत्तर प्रदेश। आओ ले लो, फिर बिहार 3-1, फिर वेस्ट बंगाल 4, फिर 2, 3-1-4-2, चलने दो। तो मेरे हिसाब से तो हालांकि पुराना सेंसस चला आ रहा है जो है उसके हिसाब से 3-1-4-2 सही जा रहा है अपना आंसर। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज द टर्म सीरियल यील्ड रेफर टू। अब कुछ बच्चे घबरा सकते हैं सीरियल शब्द को लेकर, बट आपको ध्यान रखना है सीरियल शब्द जो है यहाँ पर ये खाद्यान्न को लेकर स्पेशली बोल सकते हैं, जैसे कि मतलब जो भी फूड क्रॉप्स हैं हमारे। अब उस चीज को देखो तो यील्ड कितनी उपजाऊ, मतलब कितना उत्पादन हो रहा है, उपजाऊ कितना है, क्या यील्ड निकल रही है। तो द अमाउंट ऑफ सीरियल क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ऑफ हार्वेस्टेड एयर, भाई इतने लैंड में कितना क्रॉप निकला है वही एक यील्ड की तरफ ले जाएगा। टोटल प्रोडक्शन ऑफ सीरियल क्रॉप इन अ गिवन कंट्री, ये थोड़ा फिर ज्यादा ब्रॉड हो गया, ये डायरेक्ट आंसर नहीं है, मतलब ये ज्यादा सूटेबल है। तो सीरियल यील्ड भाई किसी की, अब किसी में कम ज्यादा ये सब, तो अब पूरा ओवरऑल तुम कंट्री का क्यों ही करोगे उसमें। तो किसी जमीन के हिस्से में कितनी उत्पादन, कितना यील्ड जो है इन्होंने, तो उसको लेकर ये वर्ड है। मतलब ये पहला थोड़ा सा और ज्यादा सही है, सेकंड तो जो है गड़बड़ रखा है यहाँ पे, ज्यादा ही जो है उन्होंने ब्रॉड एस्पेक्ट पूछ लिया है यहाँ पर। तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ सीरियल क्रॉप्स इन अ गिवन कंट्री इज अ ब्रॉडर मेजर, देख लो आप थोड़ा सा ओवरऑल ज्यादा बड़ा ब्रॉडर मेजर है, पर यूनिट एरिया ऑफ लैंड पर फोकस नहीं हो रहा है। तो सीरियल यील्ड जो है थोड़ा सा ध्यान रखना, पहले की तरफ जा सकता है, ओनली 1 की तरफ हम लोग जाएंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसको समझना होगा आपको, है ना, बिना समझे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जी सर, तो चलो देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है ये। रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एयर टेम्परेचर। देखो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता क्या है ना। पहले तो, अरे मैं तो कह रहा हूं पहले ह्यूमिडिटी पता हो। तो देखो ये मान लो एयर है, और एयर के अंदर कितने वाटर वेपर हैं, है ना, जल वाष्प कितनी है, वाटर वेपर कितना है, वाटर वेपर कितना है, उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। अब तुम खुद बुद्धि लगाओ, थोड़ा शांति से समझो कि जल वाष्प इस हवा में तभी आएगा ना जब क्या होगा, एवोपरेशन होगा, वाष्पीकरण होगा। और ये वाष्पीकरण पूर्ण रूप से टेम्परेचर पर निर्धारित है। तो टेम्परेचर का तो यहां रोल कुछ ना कुछ तो आने वाला है ना। अब बोल रहा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव शब्द कब यूज होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो वर्ड यूज होता है वो इन रिलेशन विथ होता है, किसी के साथ में, किसी के सापेक्ष में। तो इसका जब फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग तो फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अपॉन कैपेसिटी
कैपेसिटी ऑफ एयर एक्चुअली, या ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बोल सकते हो, इंटू 100। अब ये जब मैंने जैसे फॉर्मूला लिखा घबरा जाते हैं बच्चे, बट बहुत आसान है, इसको समझो क्या है। अब ये जैसे वाटर वेपर है, तो ये वाटर वेपर जो दिखाई दे रहा है हमें, ये जो दिख रहा है, इसके अंदर या मान लो एक ये हवा है, दूसरी ये हवा है, तीसरी ये हवा है, 1 2 3। अब थोड़ा सा बेसिक आप देखो, और मैं आपसे पूछूं कि कौन से वाले में ज्यादा वाटर वेपर आ सकता है, डायरेक्ट यदि मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि कौन से वाले में ज्यादा बेसिकली जो है, बताओ बताओ, सोचो 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 सोचो, जल्दी सोचो जल्दी सोचो जल्दी सोचो। तो सर बोले तीसरे में आएगा। तो यहां पर देख रहे हो आप, मैं एक चीज बस समझाना चाहता हूं कि किसी हवा में वाटर वेपर उतना ही जाएगा जितनी उसकी कैपेसिटी है। तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी मुझे इसमें ज्यादा दिख रही है, इसमें थोड़ी कम दिख रही है, और इसमें और थोड़ी सी कम दिख रही है। तो जैसे हमारे पढ़ने की क्षमता इतनी है जितनी हमारी कैपेसिटी है, पर हम हमारी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। वैसे ही हवा का भी खेल है कि हवा वाटर वेपर उतना ही ले पाएगी। जैसे मैंने मान लो पानी गर्म कर रहा हूं, या समुद्र से पानी जो है वो गर्म होकर वो जलवाष्प बन रहा है, तो जलवाष्प हवा में ही जा रहा है ना, तो हवा की जो कैपेसिटी होती है कि वाटर वेपर को कितना होल्ड कर सके, उसको हम ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, तो अब समझना है यहां पर पूरा खेल क्या हो रहा है। ठीक है, सवाल जो था वो तो अपनी जगह है ही, बस को समझने के लिए आप थोड़ा सा देखना कि जब भी ये एयर है उसकी बाहर ये जो क्या हो गई, कैपेसिटी हो गई, और उसके अंदर हो गया वाटर वेपर। तो ये जितना वाटर वेपर है उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, और बाहर जिसकी जो उसकी जितनी कैपेसिटी वो उसकी कैपेसिटी होगी। अब वो कह रहा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एयर टेम्परेचर। अब थोड़ा ध्यान देना, शांति से सुनना। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का जो फॉर्मूला है वो ये है कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मतलब कुल कितनी इसमें ह्यूमिडिटी है और उसकी कितनी कैपेसिटी है। दो चीजें हैं इस डायग्राम में, शांति से देखो, ऑब्जर्व करो। एक तो कैपेसिटी और अंदर कितनी ह्यूमिडिटी है, उसी का ही हमने रेशो है, और दोनों का ही रेशो इन रिलेशन विद आरएच होता है। अब समझना, ये कांस्टेंट है। एक बार वाटर वेपर जितना आ गया एयर में वो आ गया, फिर तुम सोचो कि वो ऊपर चली जाए और ऊपर जाकर वेपर चेंज हो जाए, नहीं होगा। जो चेंज हो सकता है वो कैपेसिटी होती है हमेशा। तो देखो गेम क्या होता है, बचपन से हम लोग जो देखते आ रहे हैं वो ये है कि जब भी हवा ऊपर उठती है तो हवा का टेम्परेचर कम होता है, हमेशा ध्यान रखना। और जब हवा का टेम्परेचर कम होता है तो उसकी कैपेसिटी भी कम होती है। इस चीज को तुमने नहीं भी समझ आ रहा तो प्रैक्टिकली सोचो कि ऊपर जाकर हवा की कैपेसिटी कम होगी तभी तो वो वाटर वेपर होल्ड नहीं करता, तभी तो बारिश हो जाती है। आप सोचो बारिश क्यों हो रही, बारिश ऊपर से पानी आ रहा है ना, मतलब उसको अभी तक जिसने संभाला था अब वो छूट गया, वो संभाल ही नहीं पा रही हवा। अब क्यों नहीं संभाल पा रही हवा, टेम्परेचर कम हो गया। तो हमेशा देखना, जब हवा ऊपर जाती है ना, हवा जब राइज करती है तो ऊपर टेम्परेचर कम हो जाता है, और कम होने से कैपेसिटी कम हो जाती है, और जब कैपेसिटी क्षमता ही कम हो गई तो पानी बारिश तभी तो होती है। तो इस फॉर्मूले में देखो, जब नीचे की वैल्यू छोटी हो जाएगी, कैपेसिटी कम हो जाएगी, जितना आप इसकी कैपेसिटी को कम करोगे तो उतनी वैल्यू जो है वो बढ़ेगी। अब इधर क्या कह रहा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस। ये कब कम होगा, जब नीचे की वैल्यू बढ़ेगी। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। देखो अब दोनों केस समझा देता हूं मैं आपको। बेसिकली आप ध्यान रखना, दो केस है। एक बार हवा ऊपर गई तो टेम्परेचर ऊपर जाकर क्या होता है, कम होता है, और कैपेसिटी भी कम हो जाती है। हवा नीचे आ रही है, मतलब नीचे की तरफ यदि हवा है तो नीचे टेम्परेचर हमेशा धरती के पास ज्यादा रखेंगे, कैपेसिटी भी ज्यादा रखेंगे। फॉर्मूला देखो आरएच का क्या कहता है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अपॉन ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इंटू 100। अब देखो जो चेंज होता है वो कैपेसिटी चेंज होती है। अब जैसे यदि हवा ऊपर जा रही है तो टेम्परेचर कम हुआ, टेम्परेचर कम हुआ, कैपेसिटी कम। नीचे की वैल्यू छोटी होगी तो आरएच बढ़ जाएगा। तो नीचे की वैल्यू कब छोटी हो रही है, नीचे वाली जो वैल्यू कैपेसिटी कम कब हो रही है, जब टेम्परेचर कम हो रहा है। अब देखो वो क्या कह रहा है, इंक्रीजिंग एयर टेम्परेचर। तापमान को यदि तुम बढ़ा दोगे, मतलब नीचे वाली तापमान को बढ़ा दोगे तो कैपेसिटी भी बढ़ती है, और कैपेसिटी नीचे की बढ़ेगी है तो आरएच छोटा हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका मतलब यह है कि जब हवा नीचे रहती है तो कैपेसिटी बहुत रहती है, और जब नीचे की वैल्यू कैपेसिटी जितनी ज्यादा रहेगी, इस लाइक ऐसा समझ लो कि 5 लिखा और ऊपर 1 लिखा है, तो आरएच जो है तुम खुद सोचो कि
प्लस में कैसे जाएगा, ये बड़ी वैल्यू कैसे दिखाएगा, ऐसा समझो आप। तो हमेशा याद रखना कि जब हवा नीचे है धरती पे तो नीचे टेम्परेचर ज्यादा, कैपेसिटी ज्यादा, कैपेसिटी नीचे की वैल्यू ज्यादा होगी तो आरएच आपका क्या रहेगा, उतना ही कम रहेगा। अब बोल रहा है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एवोपरेशन। अब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी से डरने की जरूरत नहीं, ये इसके अंदर की ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब ये कब बढ़ती है, जब तापमान बढ़ता है, मतलब इनडायरेक्टली एवोपरेशन के साथ बढ़ता है, बट इसका डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कम ज्यादा का होना है, उसका डायरेक्ट रिलेशन कैपेसिटी से है, ना कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ऊपर वाली वैल्यू से नहीं है, ध्यान रखना, जो हम फॉर्मूला पढ़ रहे थे नीचे वाली वैल्यू से है। तो इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मतलब जो नॉर्मली आर्द्रता है हमारी, वो कैसे बढ़ती है, जितना वाष्पीकरण होगा वो बढ़ेगी। तो ये तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है, बट इसका रीजन एकदम से ऐसा निकालना चाहे तो फिर निकाल भी लें, अपन रिलेशन निकाल सकते हैं, थोड़ा लंबा है, लेकिन अब मेरे हिसाब से आयोग ने भी नहीं माना है इसको आंसर। तो इसके लिए अपना जो है आंसर इन्होंने बी रख दिया है। इस चीज को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो हवा नीचे गर्मी ज्यादा है, नीचे गर्मी ज्यादा होती है धरती के पास, कैपेसिटी भी ज्यादा है, और नीचे की वैल्यू, डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतना आरएच छोटा रहेगा। अब जब हवा ऊपर गई, टेम्परेचर कम हुआ, ये छोटा होता चला गया, मान लो 5 4 3 2 1 वैल्यू कम होगी तो ये बढ़ता जाएगा। तो ऊपर आरएच ज्यादा होता है, नीचे आरएच कम होता है, और नीचे टेम्परेचर। तो इसको हमेशा कहीं मतलब फाइनल नोट्स में यदि किसी को लिखना हो तो आप ये भी ऐसा लिख सकते हो, बहुत सिंपल तरीके से मैं बता देता हूं कि सरफेस पे, नीचे ग्राउंड पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, कैपेसिटी ज्यादा होती है, और आरएच कम होता है। और ऊपर एयर में, ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर तो ठंडा होता ही है, कैपेसिटी भी कम हो जाती है, आरएच बढ़ता है। आरएच बढ़ना चाहिए तभी रेनफॉल भी होता है, रेनफॉल तभी तो होगा ऊपर से जब भी बारिश हो। तो इसको आप यहाँ पर नीचे लिख सकते हो कि एच अपॉन कैपेसिटी इंटू 100 आरएच, इसका फॉर्मूला है सर, ठीक है। तो अब ये नीचे के वैल्यू से खेलते रहो, ये नीचे बढ़ाओगे तो कम हो जाएगा, ये कम करोगे ये बढ़ जाएगा। खुद भी देख लो, 1/5 या 1 या 3/1, दोनों में से वैल्यू चेंज हो जाती है नीचे के हिसाब से। इस चीज को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवालों में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, पिग्नोक्लाइन सी वाटर डेंसिटी होता ही है, और इकोलाइन बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड नहीं है, इकोसिस्टम से। मतलब जब धीरे धीरे जो चेंजेस आते हैं ना, मतलब बिना कोई बड़े स्तर पे, डेजर्ट हो गया, धीरे से फिर ग्रासलैंड शुरू हो गया, वो जो ग्रेजुअली धीरे धीरे वाला जो चेंज है, तो उसको हम लोग कह रहे हैं, मतलब इसका सिस्टम इकोसिस्टम से है। हेलोक्लाइन, हेलाइन सेलाइन, सेलाइन शब्द से, सी वाटर टेम्परेचर नहीं, सैलिनिटी के लिए तरफ जा सकते हो आप, ठीक है। थर्मोक्लाइन टेम्परेचर से रिलेटेड, एयर का नहीं भैया, ओशियन का। थर्मोक्लाइन वो एक ग्राफ बनता है, एनसीईआरटी में देखा होगा आपने, ये भी पढ़ाया था मैंने अभी रिवीजन क्लास में। इसके बाद में ये तो थोड़ा सा मतलब ऐसा क्वेश्चन है डिटेल वाला, जब कहीं यदि आपने कहीं जीके वी का खूब पढ़ के रखा हो तो। जी सर, तो ये जो प्लांटिंग हर्थ है, वो ये शब्द एक्चुअल में आपसे कहें तो सीओ सॉसर के द्वारा दिया गया था, और स्पेशली जहाँ पर प्लांटिंग हर्थ इस कॉन्सेप्ट पर एक्चुअल में डिपेंड करता है, जहाँ से कोई एग्रीकल्चर वगैरह की शुरुआत हुई हो, सब चीज़ें जहाँ से एग्रीकल्चर ओरिजिन हुआ हो, उसको लेकर ये कॉन्सेप्ट बना था। तो A3 में, और जो क्रायोफाइट स्टेपीज, भाई क्रायो शब्द से समझ आ रहा है मुझे बहुत ठंडा, तो आर्कटिक की तरफ मैं जा सकता हूँ। और इसके बाद में वर्ल्ड फ्लोरल रीजन्स, इसके लिए तो फिर जो है हमें एडोल्फ एगलर, एगलर की तरफ जाएंगे हम लोग। तो ये जो वर्ल्ड फ्लोरल रीजन्स हैं, जर्मन बॉटनिस्ट हैं एडोल्फ एगलर, उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया इसके क्लासिफिकेशन वगैरह को लेकर। और हंगरी में जो है अपना पुस्ताज वगैरह जो ग्रासलैंड्स हैं, उनके लिए ये वर्ड यूज़ किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर प्लांट इज नॉट करेक्टली, बेलगावी कर्नाटका में है ये, ठीक है। हिंडाल्को हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी के यूनिट्स हैं यहाँ पर, अलापुरम में भी है, हीराकुड में भी है, मूडी छत्तीसगढ़ में नहीं है, झारखंड में रांची के पास जाएंगे हम लोग, तो वहाँ जाना पड़ेगा अपने को। इसके बाद में नेशनल पार्क, भैया ये तो सीधे सवाल है, पिन वैली कहाँ है, पिन वैली खूब पढ़ा है हमने, अभी आप नेशनल पार्क वाली क्लास देखो मेरी, सब मिल जाएगी। तो हमें जाना पड़ेगा इसके लिए हिमाचल प्रदेश में, बोले सर अच्छा। पिन, सिम, बालवारा, इंदर किला, राजा जी तो उत्तराखंड में, सिमलीपाल उड़ीसा में, बांदीपुरी, सीधा सवाल है, ठीक है। इसके बाद में हिमालयाज आर स्टिल राइजिंग, सही बात है, तभी तो भूकंप आते रहते हैं, क्योंकि आपको पता है सामने यूरेशियन प्लेट है और आज भी इंडियन प्लेट धक्का लगा रही है।
दोनों के बीच में कन्वर्जेंस हो रहा है, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो एक दूसरे का करेक्ट आंसर है ये। तो ये मतलब बहुत बेसिक सवाल है, स्टिल राइजिंग, क्योंकि अभी भी आप देखोगे तो इन क्षेत्रों में भूकंप आना मतलब प्लेट एक्टिव है, और जब भी प्लेट एक्टिव होगी जितना कन्वर्जेंस चलता रहेगा उतनी राइजिंग कॉमन है। अब ये जस्ट अभी भी मुझे याद है, वो बच्चों को पता होगा शायद, आप मतलब कमेंट करके बता देंगे वो लर्नर्स। तो जस्ट एक दिन पहले शनिवार था और रात को फ्री क्लास चल रही थी, और मैंने बोल के गया था, मैंने कहा तुम यार ये पढ़ लेना टाटा पानी रामकोटा वगैरह ये रीजन, और एज इट इज वो क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिल गया कि छत्तीसगढ़ में याद रखना था। तो हुटर झारखंड में आएंगे, इब नदी उड़ीसा में चली जाएगी, टाटा पानी छत्तीसगढ़ में चला जाएगा, उमरिया मध्य प्रदेश में चला जाएगा। 4 3 2 1 लगा दो, ए को 4 दे दो, बी को 3 दे दो, सी को 2 दे दो, और उमरिया को मध्य प्रदेश दे दो। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाया गया सवाल। मैंगो शॉवर कहाँ जाएगा? कर्नाटक के रीजन में चला जाऊंगा बोले मैं। अच्छा, ब्लॉसम शावर बोले केरला में चला जाऊंगा सर। जी हाँ, नॉर्वेस्टर वेस्ट बंगाल में चला जाऊंगा, लू पंजाब। ये क्लास 11 की एनसीईआरटी से आप लोग कर लीजिएगा। ये तो बिल्कुल मतलब ये प्री मानसून शॉवर्स हैं, मानसून के पहले आने वाले जो दुख दर्द शुरू हो जाते हैं ना, आपने देखा होगा। जी सर, उसके समय की बात है ये। केरला, कर्नाटक, मैंगो शावर, ब्लॉसम शावर, नॉर्वेस्टर, लू, ये सारी चीजें अपने को याद रखनी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? कैपिटल है, इथियोपिया की कैपिटल क्या है? अडिस अबाबा है। खार्तूम हम सूडान में पढ़ रहे होते हैं। नेपेदा म्यांमार ओटावा, ये तो सब सिंपल है, इसको आप करते रहिए, इसको खूब पढ़ा है अपन ने। इंटरट्रैपियन बेड्स, अब देखो ये थोड़ा सा पता नहीं, इन लोगों ने थोड़ी चीजें वो करी हैं। अब डेक्कन ट्रैप है, वो तो अलग अलग लावा की स्थिति पे था, तो कुछ कंटेंट हमें मिलता भी है ऐसा कि अलग अलग जगह पर जो है उसकी थिकनेस के हिसाब से कि लोअर ट्रैप्स जो हैं स्पेशली मध्य प्रदेश के रीजन में वो करीब करीब 150 मीटर के आसपास उसकी डेप्थ है। मिडिल ट्रैप्स लगभग 1500 के आसपास हैं, 1200 से 1500। मध्य प्रदेश मालवा का जो रीजन है अपना, वहां पर जो दक्कन का पठार है, उन रीजन्स की बात कर रहा है वो, उसकी डेप्थ के बारे में। अपर ट्रैप 450 500 के आसपास है। यहाँ पर फॉसिल्स मिलते हैं, बट ज्यादातर देखा गया है कि वो मरीन फॉसिल नहीं है, मतलब फ्रेश वाटर है, मोलिकस वगैरह। और फ्रेश वाटर के साथ तो चलो ठीक है, डायनासोर वगैरह का भी देखा गया फॉसिल। यहाँ कुछ सी को लेकर इन्होंने कम किया है मतलब, तो ए आंसर माना है इन लोगों ने कि यह सी वगैरह के जो है सेडिमेंट्स हमें उतने नहीं मिल रहे होते हैं, बाकी सारी चीज़ें फ्रेश वाटर वाले हैं, और डायनासोर हैं जैसे वो लमेटा सीरीज वगैरह उन रीजन्स में। अब जेट स्ट्रीम जो है डिस्कवर की गई थी वर्ल्ड वॉर 2 में, बात तो सही है, लेकिन ये ईस्टर्ली नहीं होती है भैया। जेट स्ट्रीम जो होती है वेस्टर्ली होती है ना, तो इसलिए ये गलत हो गया। और ये स्पीड तो चलो ठीक है, तो इन्होंने यहाँ तक मेरे हिसाब से आर को जो है थोड़ा सा ट्रू भी मान लिया होगा, ए फॉल्स तो है ही, हालांकि इससे ज़्यादा भी हो सकती है स्पीड। जेट स्ट्रीम विंड्स होती हैं, ठीक है, ध्यान रखना। जेट स्ट्रीम जो है हमारी ये विंड्स हैं जो अपर ट्रोपोस्फियर में चलती है, 7 to 14 किलोमीटर ऊंचाई पर, हाइट पर। तो इस चीज को जो है अपने को ध्यान रखना है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहे हो भैया इसमें? अगला क्वेश्चन क्या है? पर्वतों का है ये तो, ठीक है। इटली में मुझे एपेनाइन्स याद आ रहे हैं, बुल्गारिया में मुझे बाल्कन्स याद आ रहे हैं, स्विट्जरलैंड में एल्प्स याद आ रहे हैं, स्पेन फ्रांस की बॉर्डर पे पिरेनीज याद आ रहे हैं। ये इसका आंसर है। वर्ल्ड मैप की क्लास आपने खूब ली है, खूब पढ़ा होगा। ये पिरेनीज की लोकेशन है, ये एपेनाइन्स की लोकेशन है, इधर बाल्कन रीजन है, और कौन सा पर्वत पूछा? एल्प्स यहां ऊपर है। इन्वायरमेंट के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पिरुल लाओ पैसे पाओ, पिरुल लाओ पैसे पाओ कैंपेन वो पता था, फॉरेस्ट फायर जब हो रहा था। जी हाँ, ठीक है। तो पिरुल लाओ पैसे पाओ कैंपेन जो है, आप मान के चलो, ध्यान से समझना, कि जो अपने पाइन ट्रीज वगैरह जो सूखे हुए पत्ते थे उसके लिए इसको शुरू किया गया था, क्योंकि उतना ही फॉरेस्ट फायर बढ़ रहा था उत्तराखंड में, तो उनको इकट्ठा करके
फिर पैसे मिल रहे थे। ये वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया था, फॉरेस्ट फायर से संबंधित है। बिल्कुल ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। कोरल ब्लीचिंग क्या होता है? ब्लीच मतलब क्या होता है आपको पता है? कोरल्स की जो एल्गी होती है जूजेंथले और जो कोरल पॉलिप्स होते हैं, इन दोनों के बीच का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। ठीक है, अब ये जो पॉलिप्स हैं मान लीजिए कि मरीन ऑर्गेनिज्म है, जीव जंतु हैं ये, और ये एल्गी है, ये फोटोसिंथेसिस कर रही होती है। अब ये इसको सब ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, एल्गी को जगह दे दी कि तू फोटोसिंथेसिस कर ले, उसके बदले में मुझे फूड मिल जाएगा। ये इसके बदले में इसको स्पेस दे रहा है रहने के लिए। पर प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हुई कि जैसे तापमान बढ़ा, टेम्परेचर पानी का, तो ये पॉलिप्स जो है घबरा जाते हैं। अब जैसे एक दो में से कोई एक भी दिक्कत हुई तो दोनों के बीच का रिलेशन खराब हो जाता है और कोरल्स खराब हो जाती हैं। तो कोरल रीफ में अक्सर देखा गया कि 2 डिग्री के आसपास तापमान जैसे बढ़ा था, जी सर, उन रीजन्स में आप देखते हो कि काफ़ी बड़े स्तर पर कोरल डेथ हुई है और उसके कारण ये कोरल ब्लीचिंग हुई थी। तो ये इसका आंसर है। इकोलॉजिकल निश क्या होता है? देखो बहुत बेसिक चीज़ है। हर कोई इस अर्थ पे अपना एक फंक्शन के साथ रुका हुआ है, कुछ ना कुछ काम है उसका। फूड चेन में अगर घास खुद भी नहीं बढ़ेगा तो डियर कैसे? अब डियर ने नहीं खाएगी, डियर मान लो एक दिन छुट्टी पे चलेगा, मैं नहीं खाऊंगी, आगे की फूड चेन का क्या हुआ? तो हर चीज का, हर स्पीशीज का अपना एक फंक्शन है सर इस प्रकृति में। अब वो कह रहा है नंबर ऑफ स्पीशीज बिकम लार्ज इन इकोलॉजिकल निश ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम इफ रिसोर्स आर सफिशिएंट। भाई संसाधन ज्यादा रहेंगे तो धीरे धीरे स्पीशीज भी काफी ज्यादा हो जाती हैं, सबके अपने अपने फंक्शंस बढ़ जाते हैं, फूड चेन बढ़ जाती है। डोमिनेंट स्पीशीज ऑक्यूपाई एक्सटेंसिव एंड ब्रॉडर इकोलॉजिकल निश। मतलब सीधी सी बात है कि यदि उसमें भी कोई एक मेन, मान लो कहीं पर आपने देखा कि बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हैं, लेकिन आप देखोगे कि कुछ पेड़ पौधों की ज्यादा तादाद दिखाई देगी, हो सकता है उसके हिसाब से वहां पे उनको पोषण वगैरह मिल रहा हो। या मान लो बहुत सारे जीव जंतु हैं, उसमें से कुछ ऐसे जो है मांसाहारी हैं और उसमें भी बड़ा है, शक्तिशाली है, तो वो आसपास के क्षेत्रों में ज्यादा शिकार कर सकता है, उसकी ज्यादा स्पीड हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि डोमिनेंट जो स्पीशीज करती है वो काफी बड़ा एरिया और काफी बड़ा फंक्शन रोल निभा रही होती है। डोमिनेंस ऑफ सिंगल स्पीशीज बिकम मिनिमम इफ द रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्विटेबल इन द हैबिटेट। भाई हर चीज हर स्पीशीज के लिए अवेलेबल आराम से रहेगी तो फिर कोई भी एक स्पीशीज डोमिनेंट कैसे कर पाएगी? सबको अपना अपना भोजन मिल रहा है, सब अपना काम कर रहे होंगे। नंबर ऑफ स्पीशीज बिकम स्मॉल, रिसोर्सेज आर सफिशिएंट। जब रिसोर्सेज संसाधन बहुत रहेंगे तो स्पीशीज कम क्यों होगी? खूब ज्यादा ही होगी। तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। अब ये आप करिए, सिमलीपाल उड़ीसा में चले जाएंगे, नोकरेक मेघालय में चला जाएगा, अगस्त्यामलई केरला तमिलनाडु क्षेत्र में चला जाएगा, मानस असम में चला जाएगा। सीधा सवाल है, सॉल्व करिए इसे। असर्शन रीजन द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉपुलर रिपोर्ट बाय द ब्रॉडलैंड। हाँ ठीक है, ये मतलब सही है, सीधा स्टेटमेंट है। और ब्रॉडलैंड रिपोर्ट इज नॉन एज द लिमिट, नहीं ये तो दूसरी चीज है, ये तो पॉपुलेशन बढ़ने पे किसी क्षेत्र में संसाधन के हिसाब से, वो क्लब ऑफ रोम की वो है। तो इसका पहला सही है, दूसरा जो है थोड़ा सा गलत है। हालांकि इसकी जानकारी मैंने पीडीएफ में दे दी, आप आराम से कर लेना कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये ब्रॉडलैंड रिपोर्ट के द्वारा दी गई थी, अवर कॉमन फ्यूचर 1987 में। जी हाँ, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा। और इसके बाद में रीजन तो वो फॉल्स इसलिए हो गया क्योंकि जो लिमिट्स टू ग्रोथ है 1972 में क्लब ऑफ रोम के द्वारा पब्लिश की गई थी, जिसमें जो फ्यूचर सिनेरियो था वो पॉपुलेशन की ग्रोथ, रिसोर्स डिप्लीशन, इन सब चीज़ों पर निर्भर करने वाला था। तो ये चीज़ आपको जो है थोड़ी सी ध्यान रखनी है। क्लाइमेट चेंज क्या कहता है भाई? रिडक्शन करने के लिए क्यों कह रहा है? जो आईपीसीसी है हमारा, जो अभी इस समय क्लाइमेट चेंज को कैसे रोक पाओगे? ऐसे रोक पाओगे क्या आप कि ग्रेजुअल और लिमिटेड रिडक्शन, धीरे धीरे हम हटाते हैं, आराम आराम से, कुछ कुछ ही हटाएं, कुछ ना हटाएं? कभी नहीं हो पाएगा ऐसा टारगेट पूरा। हमें डीप, रैपिड और सस्टेन्ड रिडक्शन करने होंगे, वो बहुत जरूरी है, तभी हम क्लाइमेट चेंज से दूर मतलब संभाल पाएंगे। ओनली 2 आंसर होगा इसका। फिर जैसे कोई भी सक्सेशन होता है, मतलब कोई भी मान लो एक जगह पत्थर बने हैं, पत्थर अभी आज ज्वालामुखी से लावा और ठंडा हो गया पत्थर, अब यहाँ पत्थरीले क्षेत्र में फॉरेस्ट कैसे आएगा? एकदम से आ जाएगा क्या फॉरेस्ट? धीरे धीरे स्टैब्लिश होगा। तो किसी बंजर भूमि पे किस तरह से धीरे धीरे सक्सेशन शुरू होता है, किसी बंजर भूमि पे कैसे धीरे धीरे सारी चीजों का डेवलपमेंट होता है, वो है इकोलॉजिकल सक्सेशन। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि मान लो आज एक आइलैंड बना तो वहां पे फॉरेस्ट कैसे एकदम से डेवलप हो जाएगा? नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। तो उसकी पूरी स्टेजेस है। मान लीजिए कोई पक्षी आया, उसने एक बीज जो है फ्रूट खाते खाते उसका बीज गिरा गया, माइग्रेशन, मतलब सबसे पहले तो कोई प्रजाति वहां आएगी, ठीक है।
वहाँ रह रही है, स्टेबल हो रही है, वहाँ रहना शुरू किया उसने, संभलेगी। फिर 2-3 स्पीशीज और आ गई तो रिएक्शन होगा अपने आप में स्टेबिलिटी लाने के लिए। उनके बीच में आप ये कह सकते हो कि कंपटीशन भी हो सकता है, कोएक्शन भी हो सकता है, तो रिएक्शन है। फिर आखिर में जाके जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो आखिरी में बचता है, मेन फॉरेस्ट में कुछ ही पौधे जो दिखते हैं तुम्हें, वो क्यों रुके हुए हैं? क्योंकि वो अभी कॉम्पीट कर गए, वहाँ के सॉइल, वहाँ के टेम्परेचर उसके हिसाब से जी सकते हैं। इक्वेटर के रीजन में आप देखते हो कि बड़े बड़े पेड़ पौधों के बीच में क्यों लड़ाई चल रही होती है, हाइट इसलिए बढ़ रही होती है अपने आप को संभालने के लिए, वो अपने आप को क्या करना है, स्टेबलाइज करना चाह रहा है। तो ये इसका एक आंसर। इसके बाद में ये टेस्ट आपको देना है, आपको बताया था मैंने, नीचे लिंक है, इस टेस्ट को जरूर एनरोल करें। इसके एनरोल करने के बहुत सारे कारण हैं, आप आराम से स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं, आपको रैंक जो है आपकी डिसाइड, आपको मतलब पता लग जाएगी कि किस तरह से आप, और टेस्ट के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, लैपटॉप वगैरह और ये सारे गिफ्ट तो आपको मिल ही रहे हैं। सो इस टेस्ट को बिल्कुल भी मिस ना करें, नीचे लिंक है, आप ज़रूर इसको एनरोल करें। और अपने अनअकैडमी पर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सारी तैयारी हमने बहुत अच्छे से करी है, बहुत सारे प्लस लर्नर्स का बहुत अच्छा पेपर गया है, आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। कोड मेरा SGYT10 का इस्तेमाल करें सब्सक्रिप्शन के लिए, नीचे सब्सक्रिप्शन की लिंक भी आपको मिल जाएगी। थैंक यू।